सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मेरा चैनल हिंदी साहित्य समागम MK में आप सभी मित्र बंधु का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व हमने कल जो देखा था, झारखंड लेक्चरर PGT का पेपर का विश्लेषण किया था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। आज अभी कुछ दिन पूर्व में ही अगस्त माह में बिहार TGT PGT का जो पेपर हुआ था, तो ये TGT का पेपर हुआ था LT का। अभी पूर्व में आपने देखा ही होगा कि बिहार में 1,70,000 जो वैकेंसी निकली थी, उसके तहत LT जो हिंदी सब्जेक्ट था, तो LT का हिंदी का जो पेपर बना था उसका विश्लेषण हम करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए थे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो बना था पेपर के माध्यम से, मैंने खुद इसकी PDF बनाई है, तो कहीं कोई दिक्कत होगी तो क्षमा चाहूँगा। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है अवधी और भोजपुरी। अवधी जो है पूर्व हिंदी की बोली है, जबकि भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। पश्चिम हिंदी की बोली हमने पूर्व में भी डिस्कस किया था, इसका आकलन विश्लेषण किया था कि पश्चिम हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वह ब्रज भाषा, खड़ी बोली, दक्कनी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां जो है पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली का क्षेत्र, तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और देहरादून का जो क्षेत्र है यह भी खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूर्व में बना था, आपने देखा होगा, जिसने भी ग्रुप C का प्रश्न दिया था, पेपर दिया होगा, खड़ी बोली जो नाम दिया था ये लल्लू लाल ने दिया था, और खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी किसने नाम दिया था, ये क्वेश्चन बना था उत्तराखंड SSC ग्रुप C के अंतर्गत कि कौरवी बोली का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो राहुल साकृत्यान ने जो है कौरवी बोली का नाम दिया था। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। और खड़ी बोली जो नाम दिया था तो उसके जो दिया था वो लल्लू लाल ने दिया था, तो आप इन पॉइंट को भी नोट करेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो हिंदी के विकास की जो बात की गई है वो 351 में उसका उल्लेख किया गया है। 5वां प्रश्न है, विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर काल को कहा था? तो विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर काल को कहा था सिंगार काल। आपने देखा होगा कि जब हिंदी साहित्य का हम इतिहास पढ़ते हैं तो आदिकाल का नामकरण में भिन्न भिन्न मत थे। वहीं आगे हम देखते हैं कि भक्ति काल में उतना मतभेद नहीं था। फिर हम रीतिकाल में आते हैं तो रीतिकाल में भी हम रीतिकाल के विभिन्न नाम देखने को हमें मिलते हैं। अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से उसको उच्चारित किया है। जैसे उत्तरकाल, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तरकाल नाम दिया था। रीतिकाल, गियर्सन ने रीतिकाल का नाम दिया था। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का नाम दिया था। कला काल, रमाशंकर रसाल ने कला काल का नाम दिया था। अंधकार काल, त्रिलोचंद ने अंधकार नाम दिया था। ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल के नामकरण से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो आपको इस प्रकार से अपने नोट्स तैयार करने हैं आने वाले एग्जामों के लिए कि आप हर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन जब तक आप विभिन्न राज्यों के पेपर नहीं देखेंगे, विभिन्न किताबों को नहीं देखेंगे, तब तक आपका आकलन सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है 6वां, मिश्र बंधु। यहाँ पर मित्र बंधु लिखा है, मिश्र बंधु होना चाहिए था इसको। तो मिश्र बंधु की जो रचना है हिंदी नवरत्न जो है 1910 में लिखी गई थी, तो इसमें कवियों को शामिल किया गया था। बहुत ही आलोचनात्मक यह रचना है मिश्र बंधु ने, और आलोचनात्मक यह रचना थी मिश्र बंधु की, जिसमें कवि 9 कवि थे। 9 कवि थे, उसमें जायसी को और चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया था। अब देखते हैं कि जायसी नहीं थे तो इसमें जो 9 कवि को शामिल किया गया था वो 9 कवि कौन कौन से थे। हम देखते हैं जो पहला स्थान मिला था वो तुलसीदास जी को मिला था। दूसरा स्थान सूरदास को मिला था। तीसरा स्थान देव कवि, चौथे पर बिहारी,
5वें पर त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु 4 थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। लेकिन त्रिपाठी बंधु में सिर्फ हिंदी नवरत्न में 2 कवियों को शामिल किया गया था, भूषण और मतीराम। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। उसके बाद 6वां स्थान केशव को मिला था, 7वां स्थान कबीरदास को मिला था और 8वां स्थान, 6वां स्थान केशव को, 7वां कबीरदास को, 8वां चंद बरदाई को मिला था, जबकि 9वां हरिश्चंद्र भारतेंदु जी को मिला था। तो कुल मिला के इसमें 9 कवियों को रखा गया था, लेकिन त्रिपाठी बंधु जो हैं उसमें 2 कवि हैं, तो कुल इसमें 10 कवि हैं। जायसी इसमें नहीं थे, उसके बाद चिंतामणि भी इसमें नहीं थे। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। कई बार अब जो आप पहले का जो एक प्रकार से जो प्रश्न पत्र बनता था, दिन ब दिन वह अब चेंजिंग या उसमें बदलाव होता रहता है, तो हमें तुलनात्मक ढंग से देखना होगा। अब है लेकिन नहीं है, उसमें भी हमें अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। अगला प्रश्न है 7वां, भारतीय पत्रकारिता के जो पितामह हैं वो कौन थे? तो भारतीय पत्रकारिता के पितामह जेम्स हिक्की हैं। अब देखते हैं भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1926 को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादन से कोलकाता से प्रकाशित हुई। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। अब आपको एक पॉइंट यहाँ से और बनने महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, प्रश्न बनेगा, 30 मई को हमारे देश में पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगला दूसरा पॉइंट इसी में है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। तो हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था सुधावर्षण 1954 में, 1954 में यह प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। श्याम सुंदर सेन के संपादन से निकला। श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध आलोचक थे, एक इतिहासकार थे। तो लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर दास नहीं है, श्याम सुंदर सेन है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं 8वां, जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। तो जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि का कहा गया स्वयंभू को। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 9वां नंबर का प्रश्न है, जो संप्रदाय थे रीति भक्ति काल के, उनका मिलान करना था, जैसे द्वैतवाद। तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, वह उन जो संप्रदाय चलाया था द्वैतवाद का, वो चलाया था मध्वाचार्य ने। अद्वैतवाद चलाया था शंकराचार्य ने। द्वैतवाद चलाया था विष्णु शर्मा, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने, जो शुद्ध द्वैतवाद चलाया था। तो आप द्वैतवाद जो चलाया था वह निम्बार्काचार्य ने चलाया था। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। द्वैतवाद चलाया था मध्वाचार्य ने, अद्वैतवाद चलाया था शंकराचार्य ने, द्वैतवाद चलाया था निम्बार्काचार्य ने, और शुद्ध द्वैतवाद चलाया था विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, परपद्यवाद में शामिल नहीं है, जिसको हम निकेनवाद भी कहते हैं। तो नेमी चंद नहीं है इसमें, जबकि नलिन बिलोचन शर्मा है, केसरी कुमार हैं और नरेश हैं। 1956 में निकेनवाद की स्थापना इन लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, शमशेर मूड्स के कवि हैं। तो यह मलायज ने कहा था, जबकि कवियों का कवि जो है शमशेर को अज्ञे ने कहा था। कवियों का कवि बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बिंदु है, और यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, किस छायावाद कवि का अरविंद दर्शन है? तो सुमित्रानंद पंत प्रकृति के कवि माने जाते हैं और उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, और छायावाद के एक प्रतिनिधित्व कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। 13वां नंबर का प्रश्न है, भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल सिंगार। भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह देव की उक्ति है, पंक्तियाँ हैं। और देव का एक महत्वपूर्ण
प्रश्न जो लेक्चरार में बना था 2021 में, अभिधा उत्तम काव्य, ये वाला भी कई बार यह पंक्ति भी पूछी जाती है। 14वां नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र, ईलाचंद और अज्ञेय अन्य और भी कवि हैं, जबकि यशपाल जो है प्रगति या मार्क्सवादी आलोचक हैं या उपन्यासकार हैं। आगे हम देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या का चित्रण किया गया। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास है प्रेमा, उसमें जो है विधवा विवाह से संबंधित चित्रण किया गया था, जो कि 1907 में यह उनका उपन्यास लिखा गया था। प्रेमचंद जो उपन्यास है इसके बाद इसको परिवर्तित किया गया था, संशोधित किया गया था प्रतिज्ञा में प्रेमा उपन्यास को। ये जो है प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद प्रेमा जो 1907 में है, तो 1926 में यह उर्दू में पहले लिखा गया था। प्रेमा जो उपन्यास का नाम था, हम खुरमा व हम सबाब, ये उर्दू में था, और फिर इसका नाम प्रेमा 1907 में किया गया। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। अब यहाँ पर जो प्रेमचंद के प्रेमा में जो है विधवा विवाह का चित्रण किया गया, कन्फ्यूजन होता है। दूसरा, इनका वरदान एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है, 1921 में यह लिखा गया था। निर्मला उपन्यास में दहेज एवं अन्वेल विवाह का वर्णन किया गया है, जो कि 1927 में यह लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोदान इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, क्योंकि इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा गया था। शरद चंद्र ने इसने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। धनपत राय प्रेमचंद का पूरा नाम था, और 1880 में इनका जन्म और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है प्रसाद, 16वां नंबर का, प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है प्रसाद का, उसमें जो है तलाक और पुनर्विवाह का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाटक हैं, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। तो आप इन पॉइंट को भी नोट करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा में हिंदी इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया या प्रथम प्रयास किसने किया। तो शिव सिंह सेंगर। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन सा या कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही होगी, क्योंकि इतिहास जो लिखा यहाँ पर हिंदी भाषा में की बात हो रही है, और हिंदी भाषा की बात जब हम आती है तो निश्चित तौर पर शिव सिंह सेंगर का नाम आएगा। इससे पूर्व जो इतिहास लिखा गया था, तो पहला इतिहास लिखने का प्रयास जो है गारसा द तासी ने किया था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो इतिहास रचना थी वह थी इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तान, जिसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ था। 2 भाग प्रकाशित हुए थे 1839 1847 में, जबकि तृतीय भाग इसका 1871 में प्रकाशित हुआ था। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। पहला इतिहास लिखा गया था 1839 में। उसके बाद दूसरा प्रयास किया था शिव सिंह सेंगर जी ने 1873 में। इसको शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास लिखा था, और इसमें 838 कवियों की जीवन वृत्तियों का वर्णन किया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, शिव सिंह सरोज और गारसा द तासी ने जो रचना लिखी थी, जो इतिहास ग्रंथ लिखे थे, वो वर्ण क्रम अनुसार थी। वर्ण क्रम अनुसार का मतलब, जैसे क से किसी कबीर का कबीर और सूरी, जैसे क से कबीर का नाम आएगा तो कबीर का नाम पहले ही आएगा और सूर्य का बाद में आएगा। इस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला के अनुसार ही वर्ण क्रम अनुसार उस व्यक्ति का नाम पहला आता था। बसरे उसने इतिहास बाद में लिखा होगा, उसका जीवन बाद में पैदा हुआ होगा, लेकिन
जो वर्णमाला के अनुसार, तो यह इसमें कुछ दिक्कतें थी। लेकिन उसके बाद जो कालक्रम अनुसार जो इतिहास लिखा गया था, गारसा द तासी और शिवसेंगर के बाद जो गेरसन ने प्रयास किया था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें 1888 में ये एक सर्वोच्च, एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। और इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, यह कालक्रम अनुसार लिखा गया था। उसके बाद सिर्फ मिस्र बंधु विनोद, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद, उनने 1913 में इसे 3 भागों में प्रकाशित किया, जबकि इसका 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। ये इतना बड़ा ग्रंथ था कि 4591 कवियों की जीवन वृत्ति इसमें लिखी गई थी। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 में, और यह 100 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। इतिहास ग्रंथ की बात करें तो यह इतिवृत्तीय आधार पर लिखा गया, विधेय प्रवृत्ति के आधार पर लिखा गया था, सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। गारसा द तासी का इस्तीवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तान, दूसरा शिव सिंह सरोज का, और तीसरा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और चौथा मिस्रबंध विनोद का, पांचवा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जहाँ से हिंदी की शुरुआत, हिंदी का क्रम आगे को बढ़ता है। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। तो यह उक्ति, यह जो स्टेटमेंट है, यह रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखती है 1929 में। 19वां नंबर का प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखता ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यह उक्ति, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी की है। 20वां नंबर का प्रश्न है, शकुंतला नाटक का अनुवाद किया। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अभी आपने कल देखा होगा जब हमने विश्लेषण किया था झारखंड प्रवक्ता का, तो उसमें भी जो है इस प्रकार ये शकुंतला और लक्ष्मण सिंह रचना के बारे में प्रश्न आया हुआ था। 21 नंबर का प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया। तो यह आधे अधूरे जो उनका नाटक है उसमें टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया। मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हमें देखने को मिलती है। आषाढ़ का एक दिन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। 1958 में यह लिखा गया था। लहरों का के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे, जो आधा अधूरे इनका नाटक है 1969 में यह लिखा गया। तो आप इन पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है 22वां, पूर्वी हिंदी की बोली। देखो, इससे पश्चिम हिंदी के बारे में आया था। पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। 23 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण नए ढंग से प्रश्न बना था। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी के रचनाकार ऊषा प्रेमवंदा हैं। ऊषा प्रेमवंदा का यह जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें एक बेरोजगारी अपनी बेरोजगारी की दास से किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है। अपनी विकट परिस्थितियों में वह बेरोजगार, सुबोध नाम का एक बेरोजगार, उसकी अपेक्षा होती है एवं पारिवारिक उलझनों से वह दोनों चीज़ एक तरफ वह अपनी बेरोजगारी से जूझता है, दूसरी तरफ वह पारिवारिक उलझनों से जूझता है। तो इस बहुत ही बेहतर कहानी है यह जिंदगी और गुलाब। जिस प्रकार से हमें रचना से मालूम होगा, जिंदगी गुलाब नहीं वरन कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है सुबोध को। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, अलंकारवादी आचार्य। तो रीतिकाल के संबंध में यह प्रश्न है। भूषण, मतीराम, जसवंत और पद्माकर यह अलंकारवादी आचार्य थे। उसमें ऑप्शन में यह नहीं दिया गया था, वैसे मैंने इसको ऐड किया गया है क्योंकि मैंने खुद पीडीएफ बनाई है। जबकि जो इसमें
जो चिंतामणि, भिखारीदास, देव और सोमनाथ ये सर्वांग निरूपण आचार्य हैं। अब सर्वांग निरूपण का मतलब होता है कि इन्होंने अलंकारवादी, रस से संबंधित, रस से संबंधित, अलंकार से संबंधित, छंद से संबंधित सारी प्रकार की रचनाएं की। तो एक बार आप सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम MK में स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स पर आकर कहीं पर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना वक्तव्य, अपना विचार लिख सकते हो, दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।